नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। बिहार में तमाम दावों प्रतिदावों के बीच पिछले 15 दिनों से चला आ रहा सियासी ड्रामा आज खत्म हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने बहुमत साबित करके तो दिखा दिया, लेकिन जिस तरह लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बनाया गया, उसने लोगों को हैरान कर दिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के 3 विधायक बिना इस्तीफा दिए सीधे विपक्ष के पाले से सत्ता पक्ष की तरफ जाकर बैठ गए। ये भी हैरान करने वाला वाकया था। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे बिहार में खेला होगा, लेकिन उनके साथ ही खेल हो गया। विश्वास प्रस्ताव से पहले विधानसभा अध्यक्ष को हटाते ही तय हो गया था कि नीतीश के पास 122 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और 129 विधायकों का समर्थन हासिल करके उन्होंने दिखा भी दिया। आखिर तेजस्वी ने अपने भाषण में नीतीश पर खूब तंज कसे। तो इस तरह इंडिया गठबंधन को बिहार में झटका लगा तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। उनके भी एनडीए में जाने की अटकलें हैं। ऐसे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी दशा होनी तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लेते हैं किसने क्या कुछ कहा। धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको
इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के लिए। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। तो बिहार विधानसभा में तेजस्वी का बहुत ही शानदार भाषण था। बहुत ही मेच्योरिटी के साथ उन्होंने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नीतीश ने क्या कहा ये सुनाएंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल करने से पहले क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कब से हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है?
अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 इतना आगे बढ़े और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे, तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं, तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी, उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो नीतीश कुमार विश्वास मत से पहले जो भाषण दिया, बेहद भावनात्मक और जताने वाला कि उन्होंने बिहार के लिए कितना बड़ा काम किया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे जो चल रहा है बिहार में। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से बिहार में खेला हुआ, उस तरह से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा खेला हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी है। बहुत बड़ा झटका है। क्या कहा अशोक चव्हाण ने, आइए सुनते हैं। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो, क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी
जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में, जो अमित शाह होंगे। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है, और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था। और तो बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में कांग्रेस को। अशोक चव्हाण कहां जाएंगे खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इस झटके पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन जो परंपराएं टूटी, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो है सत्ता पक्ष के पाले में आ गए, परंपराएं इस तरह टूटी, शर्मनाक राजनीति का नमूना पेश किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ असर डालने वाला है। महाराष्ट्र में जो जिस तरह से अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दी, झटके पे झटके लग रहे हैं, क्या कहती है देश की सियासत, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय विश्व भट्ट, जेडीयू के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुगनू यादव, प्रवक्ता आरजेडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए एक गुजारिश है, इस शो में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिएगा। आप अपने विचारों की बात करिए, अपने पार्टी की बात करिए। जो कहना एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी इस शो में बर्दाश्त नहीं की जाती, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, गुजारिश है आपसे। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे अभय विश्व भट्ट जी, प्रवक्ता जेडीयू। आप लोगों ने आज विश्वास मत जीत लिया, आपको बधाई। सरकार बच गई, 6 महीने का संकट टल गया, लोकसभा चुनाव तक कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से बहुमत का जुगाड़ किया गया, जिस तरह से सत्ता के हनक दिखाई गई, जिस तरह से नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, इनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की गई कि सत्ता बहुत बड़ी है। 6 महीने बाद फिर समस्या आ सकती है, क्या कहिएगा? पहले सबसे बधाई बिहार की जनता को और महागठबंधन और एनडीए सरकार को, जो हम लोगों ने पिछले दिनों जो खेल चल रहा था, महागठबंधन के साथ जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, उसको लेकर के बिहार के लोगों में उहापोह की स्थिति थी। जनता दल यू के ही बहुत से कार्यकर्ता परेशान रहते थे कि आखिर ये कौन सा महागठबंधन है जिसमें हम सभी कभी फिट ही नहीं बैठे। तो यह बधाई बिहार की जनता को और एनडीए पार्टी को, सभी दलों ने सहयोग किया। आपने 2-3 प्रश्नों को रखा है। जिस प्रकार से यह खेल शब्द जो इस बार चला, जब सरकार महागठबंधन से टूट करके एनडीए का बना, तो एक आरजेडी के द्वारा एक खेल शब्द को उत्पत्ति किया गया कि बिहार में खेला होगा विश्वास मत के दिन। यह कौन सा खेला था? गलती हमारी कहाँ थी? गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने खेला शब्द को उत्पन्न किया कि अब बड़ा खेला हम खेलेंगे। लेकिन उन लोगों को शायद पता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जहां से लोगों की खेल समाप्त होती है, वहां से ये चालू करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच दूरगामी रहती है। अंततो गत्वा आज विश्वास मत के दिन सभी का खेला ध्वस्त हो गया, मात्र और एकमात्र नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच के कारण। ठीक है अभय विश्व भट्ट जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि सत्ता का इस्तेमाल किया गया, विधायकों की लोकेशन ट्रेस की गई, उनको पकड़ा गया, डीएम से बात कराई गई, सारी शक्ति का इस्तेमाल किया गया और 6 महीने का संकट टलवा लिया आप लोगों ने। खैर 2025 में तो वैसे भी चुनाव होने वाले हैं। जुगनू यादव जी, ठीक है आपका दोबारा आऊंगा। जुगनू यादव जी, जिस तरह से आप लोग कहते थे खेला करेंगे, खेला तो आपके साथ ही हो गया, अब क्या करिएगा? अब तो सबको पता लग गया है कोई खेला नहीं होने वाला, उल्टा आपकी पार्टी के 3 लोग चले गए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो तंत्र का जो दुरुपयोग किया है, वो लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षर में लिखे जाएंगे। ये चेतन आनंद जी, हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर
सब विधायक अपना एकजुटता के साथ मंत्रणा कर रहे थे, लेकिन ये सत्ता का जो तंत्र का इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का जो दुरुपयोग किया है, इसका एक इतिहास के पन्ने में काले अक्षर में अंकित कर लिए गए हैं। और पूरे देश और दुनिया के लोग इनका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको तंत्र का दुरुपयोग करके और इन लोगों ने जो मिसयूज किया है, इसको सूद समेत इन लोगों को वापस करना पड़ेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को आगाह कर देना जुगनू यादव जी, जिस समय तेजस्वी यादव इतना बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे, तब पता नहीं था कि जिस चेतनानंद के पिता जो आनंद मोहन सिंह हैं, उन पर नीतीश सरकार ने कितना बड़ा उपकार किया है। उपकार का तो बदला चुकाएंगे ना वो। नहीं, ये उपकार नहीं किया गया था। ये जो है, ये संवैधानिक तरीके से जो उपयोगी था, उस तरीके से हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो नीति अपनाई थी। और इन लोगों ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, आप देख रहे हैं, पूरे देश के और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि वो डॉक्टर संजीव जो जदयू के थे, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे थे, वो मिश्री लाल यादव जो भाजपा के हैं, उनके बेटा FIR किया गया। और फर्जी तरीके से बनने वाले लोग आज दुहाई दे रहे हैं, बार बार यही ये लोग करते हैं। तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया है। और मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों को, क्या बताइएगा, तंत्र का दुरुपयोग तो आप लोग करना चाहते हैं। 2024 की लोकसभा का चुनाव है और 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का और इनके गठबंधन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये पूरे देश की जनता देख रही है और इसका सूद समेत इन लोगों को वापस करना पड़ेगा। जुगनू यादव जी, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, दिलीप राय को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ाने का आश्वासन किसने दे रखा है? आपने उनका विधायक तोड़ा, आपने भी तो वही काम किया। नहीं, हम लोगों ने कहीं से, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये जो है, कोई साक्ष्य अगर है इनके पास, तो हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी। ठीक है, साक्ष्य तो नहीं होता ना, यही तो बात है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, साक्ष्य है लोगों के पास। ये लोग किस तरह से तांडव नृत्य किए हैं, ये पूरा देश की जनता देख रही है। बीच में नहीं बोलेंगे। अभय विश्व भट्ट जी बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जुगनू यादव, ठीक, आपकी बात आ गई है। प्रदीप सिंह जी, जिस तरह से आप लोगों ने आखिरकार नीतीश सरकार को बचा लिया लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद तो खैर आपका मतलब खत्म हो जाएगा, लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे, जो होना होगा हो चुका होगा, 2025 का चुनाव होगा, उसके बाद अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुप होंगे, चुप होगा, ये राजनीति में ये सारी बहुत व्यवहार में नहीं है। वर्तमान में देखते हैं ना, वर्तमान में जब पिछला चुनाव हुआ था तो जनादेश जिस आधार पर मिला था, उसी आधार पर बहुमत सिद्ध हुआ है। तो सर देखिए क्या है कि जो फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर में तो देखिए क्या हो जाए ना, आपको पता है ना मुझे पता है। हाँ, बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। भारत का विकास होता रहे और जी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर सक्षम नेतृत्व है और विकास की बातें चल रही हैं, समाज सुरक्षित है, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं, हालांकि विपक्षी जितने भी होते हैं उनको सरकार के किसी काम में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब समाज सुरक्षित रहता है तो जनता इस बात को, मतदाता, पूज्य मतदाता इस बात को अच्छी तरह से समझता है और अपना जनादेश उसी क्रम में, उसी पैमानों को नाप करके देता है। तो पिछली बार क्या हुआ तो और आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सरकार बच गई और जनता का के कर का जो पैसा है फालतू कामों में ना लगे, सही विकास के कामों में लगे, उसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है प्रदीप सिंह जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही बिहार में, जिस तरह नीतीश सरकार ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया और एक बहुत बड़ा संकट टल गया, लेकिन इंडिया गठबंधन का संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से लेकर लगातार हर तरफ बुरी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साथ छोड़ गए, कैसे उभर पाएगा इंडिया गठबंधन झटकों से? चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी बीजेपी के नेता, अभय विश्व भट्ट जी प्रवक्ता जेडीयू, जुगनू यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर शर्मा,
जिस तरह से आज बिहार में हुआ, आपने अच्छी तरह देखा होगा, नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन लगातार पिछले 15 दिन से जो माहौल बना था, जो खेला होगा, जिस तरह से विधायकों की अदला बदली हो रही है, विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं, क्या इशारा करता है आपको ये? बिहार ही नहीं, इंडिया गठबंधन की जो हालत है उसकी बात करें, या जो सियासी गतिविधियां जिस तरह से बहुमत साबित किया गया है, क्या लगता है आपको? जो इंडी अलायंस क्रिएट हुआ था वो उसको एक लाइन में अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये मैं भानुमति का कुनबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभिन्न अलग अलग विचारधाराओं वाले दल सब एक झंडे तले आए मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। और विचारधाराएं उनकी जो भी रही हों, मकसद जनता से लूटे हुए पैसे को बचाना था, क्योंकि ईडी जो है ब्लैक मनी को ट्रेल कर रही है और उसको पकड़ रही है और वो पैसा वापस देश की मुख्य धारा में आ रहा है। तो अपना परिवार बचाना और परिवार के साथ साथ काले धन को बचाए रखना इनका उद्देश्य था। तो जब क्या होता है कि जब आप स्वार्थों पर आधारित राजनीति करते हो, देश और जनता के हित बैक ट्रैक ले लेते हैं, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि आपके खुद के स्वार्थ हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यूपी में बसपा और सपा और कांग्रेस सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। इन स्वार्थों के चलते वो एक दूसरे का सहयोग थोड़ी करेंगे, वो खुद का स्वार्थ बचाए रखने के लिए जो भी होगा वो करेंगे। उसी तरह से कांग्रेस और आपका स्वार्थ है। आप कांग्रेस की जमीन पर ही चढ़कर सत्ता में आई, तो वो कांग्रेस को क्यों जमीन। इसी तरह से बंगाल में देखिए, इसी तरह से महाराष्ट्र में देखिए, तो सब जगह निजी स्वार्थों की राजनीति है, जनता का हित तो कहीं पर है नहीं। और उधर जिनसे टकराव है वो टकराव है माननीय मोदी जी से, बीजेपी का जो सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता हैं, और ऐसे नेता हैं जिनके नाम की गारंटी आज पूरी दुनिया में दी जा रही है। और भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर यूपी में उद्घाटन होने के बाद, अयोध्या में उद्घाटन, रामलला का उद्घाटन होने के बाद पूरी दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज गया है। और आज एक और अचीवमेंट हुई है कि अबू धाबी में एक और मंदिर, बहुत जबरदस्त हिंदू मंदिर वहां आज से शुभारंभ हुआ है। तो उसको ठीक है, ठीक है शर्मा जी, आपकी आवाज़ शायद नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभय विश्व भट्ट जी, जो 3 विधायक जो आपके आए हैं विपक्ष से आपके पाले में, उनका भविष्य क्या होगा? उनकी विधायकी बची रहेगी? उनको क्या क्या जो है कोई मंत्री पद मिलेगा? नीलम देवी, चेतना आनंद, प्रहलाद यादव। नीलम आनंद जी अनंत सिंह जी की पत्नी हैं। अनंत सिंह जी इतने बड़े बाहुबली हैं, सबको पता है। उनको क्या लाभ दीजिएगा सत्ता का आप? प्रहलाद यादव जी को आप, उनके भाई जो जीवन यादव पर केस दर्ज है, उनको क्या लाभ दीजिएगा? चेतन आनंद जी, उनके पिता आनंद यादव को तो आप दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, किस तरह से फायदा पहुंचाइएगा? थोड़ा डिटेल में बताइए जरा। देखिए, राजनीतिक रूप से यह कहना कि भविष्य में क्या होगा और किनका भविष्य क्या है, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। रही बात आरजेडी के जो माननीय प्रवक्ता महोदय, अभी बैठ करके पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि तंत्र का दुरुपयोग हुआ। यह पूरा देश जानता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते रहे हैं। और अभी वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी इनके नेता कैसे कैसे बयान देते थे, आप भी देखे होंगे। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कभी रामायण को ले लेंगे, कभी राम जी को ले लेंगे, यानी जहां से मौका मिले तुरंत धार्मिक प्रहार चालू कर देते हैं। तो इन लोगों का तो रवैया हमेशा से वही रहा है, जो समाज में तोड़ फोड़ की भावना हम पैदा करते रहें, द्वेष की भावना को पैदा करते रहें। दूसरी बात, सरकार के कामकाज को लेकर के अगर चर्चा करें तो माननीय शिक्षा मंत्री जो उस समय तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे, उनकी स्थिति क्या थी वह भी पूरा देश देख रहा था। उनके बयान से पूरे देश में क्या मैसेज गया सरकार का, यह भी स्पष्ट है। इन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यानी जेडीयू का भी खाता नहीं खुलेगा। शायद ये भूल गए कि इंडी गठबंधन जो बनी उसके जनक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे,
और उन्हीं के नेतृत्व में पहली सफल बैठक पटना में हुई थी, जो लोग कह रहा था कि सफल नहीं होगा। इसके बाद पूरी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की थी कि वो एनडीए गठबंधन को मजबूत रखे और सबको साथ लेकर के चले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लाख प्रयास के बावजूद भी कांग्रेस ने आज तक मुंह नहीं खोला। उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला कि अब इंडी गठबंधन में जो 5 शब्द हैं, INDIA, इन लोगों ने जो बनाया वह सब छितर बितर हो गया। जब उसके जनक ही भाग गए, उसके बाद देखिए पंजाब में आप अलग राग अलाप रहा है, केजरीवाल जी अलग राग अलाप रहे हैं, दिल्ली में, यूपी में अलग चल रहा है, बंगाल में अलग चल रहा है, महाराष्ट्र का खेल आप समझ ही रहे हैं। तो ये तो अपनी पार्टी को ही कांग्रेस नहीं बचा पा रही है, तो इंडी गठबंधन क्या खा बचेगी। और बिहार में आरजेडी जो दावा बुन रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसा होगा वैसा होगा, कहीं कुछ नहीं। आज तक कोई कह दे आरजेडी के नेता की महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की आज भी दिल मिली हुई है और लोग एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, तो मैं जो कहिए सो। लेकिन अभय विश्वभट्ट जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, को सामंजस्य करने का आपने बहुत अच्छी बात की, बड़े हमले किए विपक्ष पर। लेकिन ये मत भूलिए तेजस्वी यादव का जो भाषण था आज बहुत ही धीर गंभीर और मेच्योरिटी से भरा हुआ था। उन्होंने नीतीश कुमार पे कोई ऐसे हमले नहीं किए। उन्होंने साबित किया कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से बहुत गंभीर और जिम्मेदार नेता के तौर पर सामने आए। उन्होंने काम की बात की, उन्होंने बेरोजगारों की बात की, और आप लोगों के पास उनके जवाबों का कोई जवाब नहीं है। बहुत तगड़े तगड़े तंज कसे। एक तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने आईना दिखा दिया। आईना कुछ नहीं दिखाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही सोच का परिणाम रहा कि इन 17 महीनों में काम हुए हैं। वह माननीय प्रतिपक्ष के नेता संभवतः बने तेजस्वी यादव जी का ही सिर्फ नहीं था। माननीय तेजस्वी यादव जी, मुझे याद है, कई विभागों के मंत्री भी थे, और आज से लगभग साल भर हो गए। वो एक आरा जिला पड़ता है भोजपुर में ही, मैं वहां पिछले दिनों गया था, इसलिए उस एक घटना को ताजा कर रहा हूं। उन्होंने 2 बिल्डिंग को आनंद फानंद में उद्घाटन किया था। आप सोच लीजिए, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और आरा जिला के, भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री भी थे। उन्होंने 2 बिल्डिंग हॉस्पिटल में उद्घाटन किया, एक पीकू का जो बच्चों का था, और एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में सदर हॉस्पिटल को उन्होंने डेवलप करवाया था। बहुत राशि खर्च हुई और आनंद फानंद में साल भर पहले उद्घाटन हुआ था। लेकिन उसके बाद आज तक माननीय उप मुख्यमंत्री और भोजपुर के प्रभारी मंत्री भी कहूंगा, क्योंकि वही थे, तेजस्वी यादव जी आज तक देखने नहीं गए कि क्या वह बिल्डिंग आज तक हस्तांतरण हुआ। बताइए, उद्घाटन 1 साल पहले हुआ, आज तक हस्तांतरण नहीं करा पाए। आप प्रभारी मंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, और आप बिहार के उप मुख्यमंत्री, और आप कह रहे हैं कि हम काम किए। तो उनकी काम का लहजा यही था कि जिस काम को सिर्फ उद्घाटन करने से अगर सिस्टम चल जाता तो आज देश बदल गया होता। लेकिन उद्घाटन करने के बाद उसको चालू करवाने का भी जवाबदेही उन्हीं की थी। मानव संसाधन का भाव है। डॉक्टर, मैं मानता हूं कि डॉक्टर की बहाली हुई, मानता हूं कि इंजीनियर की बहाली हुई। क्या डॉक्टर और नर्स ही हॉस्पिटल को चला पाएंगे? उसके साथ ऐसे इतने महंगे उस हॉस्पिटल में उपकरण लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट में पैसा दे दिया। मॉडल अस्पताल किसकी जवाबदेही थी? स्वास्थ्य मंत्री की। उन्होंने उद्घाटन भी किया, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। कारण अनेकों महंगे मशीन साल भर हो गए बर्बाद हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री के नाते उनकी जवाबदेही थी। ये एक छोटा सा नमूना है उनके काम के। आपने नमूना पेश किया और इसका जवाब लूंगा जुगनू यादव जी से। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटता हूं। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से बिहार की सरकार में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, नीतीश कुमार सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, उस पर चर्चा कर रहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान। प्रदीप सिंह जी हैं नेता बीजेपी के, अभय विश्वभट्ट जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, जुगनू यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी के, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। जुगनू यादव जी, जिस तरह से अभय विश्वभट्ट जी ने आरोप लगाए हैं, पहले आप लोग साथ थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, सत्ता में अलग बलग बंटवारा हुआ, अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे ये बता देना चाहता हूँ, ये लोग थेथोलॉजी के मास्टर हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो अपना संबोधन में
सदन में जो अपनी बातों को रखा उसका कोई जवाब है? माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई जवाब है? जैसे विश्व माननीय भट्ट नेता जी बीच में नहीं बोलिएगा तेजस्वी प्रसाद प्लीज। यादव ने अपने घोषणा पत्र में ही उन्होंने वर्णन कर दिया था और घोषणा पत्र सार्वजनिक कर दी गई थी। दवाई सुनवाई कार्रवाई और बिहार के बेरोजगार युवतियों को नौकरी की बात उन्होंने की थी। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर इनमें है दम, अभी आपको मौका दूंगा, अभय जी मौका दूंगा। भाजपा के साथ 17 वर्ष रहे, इन्होंने कितनी नियुक्तियां किया, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प पत्र के अनुरूप उन लोगों ने शिक्षा विभाग में अपार नियुक्तियां किया। स्वास्थ्य विभाग में आज नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो हमारा 1 लाख कुछ हजार जो हमारी वैकेंसी है, बैकलॉग है, उसको भरने का काम करें। 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प पत्र सार्वजनिक की गई थी, तो इन लोगों ने भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, कहाँ से होगा, संभव है, ये फुटेज है वाइस से, ये कहाँ से लाएगा, ये अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ युवा नेता युवा तुर्क आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि अपने संकल्प पत्र के ये अक्षरशः 100% जो है तो सत्य साबित करने का काम किया और बिहार की जनता और देश की जनता जो है तेजस्वी का रोल मॉडल को अपनाने का काम कर रही है। और इनको इंडिया गठबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी चिंता कर लिए। तो लाल डायरी से इतना डरे ये लोग कि अब हम लोगों को खैर नहीं है, और लाल डायरी के डर से, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के डर से, और इन लोगों ने घुटना टेकने का काम किया। रटाई बात आप बोलेंगे, सार्वजनिक करें इनके प्रवक्ता, जवाब नहीं है आपके पास। ऐसी बाध्यता थी जिसमें आपने तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ अरे जवाब नहीं है, हमने काम पर जवाब मांगा है। आपने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री और नेता तेजस्वी यादव जी ने किया है, काम किया है, हमने काम पर ही जवाब मांगा है और उसका उदाहरण मैंने पेश किया है। प्रभारी मंत्री वो वही थे भोजपुर में। नेतृत्व को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं आप यहाँ। समाजवादी, हम लोग समाजवादी आप लोगों को कान पकड़ के भगाने का काम किया था, यही नीतीश कुमार जी ने। याद कीजिए आप पूर्ववर्ती सरकार की कान पकड़कर और सस्पेंड करने का काम किया था। इतनी तो हिम्मत नहीं ना हुई आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि हम लोगों को सस्पेंड करने का काम किया है। और ये मैं बता रहा हूँ कि बिहार की जनता और देश की जनता आने वाला जो विगत चुनाव है, इसमें आपको जड़मूल से सस्पेंड करने का काम करेगी, बर्खास्त करने का काम करेगी। जनता मालिक होती है चुनाव में, ठीक है, सब कुछ ठीक है, जुगनू जी आपकी बात आ गई, ठीक है। और जनता आप लोगों ने जो बिहार की दुर्दशा की उसको देखा है। मुझे शर्म आती है, मैं ये बताना चाहता हूँ आ रहा हूँ, शर्मा जी, आ रहा हूँ आपके आपके पास। गठबंधन में थे एक दलित के नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को सरेआम लज्जित करने का काम ठीक किया है, था। ठीक है जुगनू जी, भटक रहे हैं आप, इनके ठीक है, ठीक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति पर चर्चा चल रही है, जहां नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जी हैं, अभय विश्व भट्ट जी हैं प्रवक्ता जेडीयू, जुगनू यादव प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर सुशील शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर शर्मा, ब्रेक से पहले आपने सुना जिस तरह जुगनू यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, मेरा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में जो हुआ वो वाकई बड़ा अजीब और गरीब है, बड़ा अनूठा है। अब आप इसको नेगेटिव सेंस में लेना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मतदाताओं के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। पिछले खासकर इस कार्यकाल में पिछले 4 सालों में मतदाताओं को शायद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उन्होंने वोट किसको दिया था, किस पार्टी को दिया, मैंडेट दिया था सरकार बनाने का, और कौन सी पार्टी उनके लिए काम कर रही है। अब यहाँ सभी दलों ने सरकार में आ चुके हैं एक एक बार, और इन सभी माननीय नेताओं से, अपने पैनलिस्ट से मैं ये पूछना चाहूंगा, 4 साल में 4 ऐसे काम बता दें जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, ताकि ये पता लगे कि इनका कमिटमेंट
मतदाताओं के लिए क्या है, बिहार की जनता के लिए क्या है। वो तो बहुत गिना लेकिन देंगे डॉक्टर शायद शर्मा कोई जी, भी गिनाने को तो पॉलिटिकल पार्टियों नहीं, को इतने काम है वो हुए हैं कि नहीं, देखिए ये देखने वो वाली काम बात है। जनता को बरगलाने के लिए भले हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बरगला सकते, क्योंकि आपको पता है कि काम क्या है जिससे जनता का विकास होता है। अब आप देखिए, यहाँ बिहार में, भारत में शायद सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री पिछले 4 साल में नहीं आई है कि आप कह सके कि हाँ, इस इंडस्ट्री ने 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 10,000 लोगों को वहां पर रोजगार दिया है। बिहार में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है कि जिससे जनता को एनवायरमेंटल कोई उनको बेनिफिट मिला हो या कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हो। शिक्षा की हालत वैसे ही खराब है, वहाँ 3 साल का डिग्री यूनिवर्सिटी में वो 6 साल में भी नहीं मिल पाता है। रोजगार की हालत ये है कि 2012 के 2010 के जो एम्प्लॉयमेंट के एडवर्टीजमेंट निकले थे वो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और नीतीश बाबू कभी इस पाले में रहते हैं, कभी उस पाले में रहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जनता को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसकी तरफ से हैं और क्या है। तो सभी पैनलिस्ट से मेरा एक ये नम्र निवेदन है कि बताएं कि बिहार के विकास का उनके पास क्या प्लान है। 2029 तक बिहार को कहां देखना चाहते हैं, 2047 तक बिहार को कहां देखना चाहते हैं। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था जो 20 साल पहले भारत में उसका स्थान था, आज वो शायद उससे 15-20 पायदान गिरकर नीचे जा चुकी है। तो क्या बिहार की जनता के लिए क्या है उनके ठीक है। पास, प्रदीप सिंह सिवाय जवाब इस देंगे। बात के डबल कि इंजन की एक सरकार है, दूसरे अब पर तो पर्सनल आरोप विकास के लगाते मोर्चे रहे। पर आगे अब बढ़ सकता है बिहार। इसके अलावा जिस तरह से इंडिया गठबंधन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है, महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को भी आप बीजेपी में बुला रहे हैं। प्रदीप जी, इस पर भी जवाब दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कवर कीजिए कि हम बुला नहीं रहे हैं। आप ही के चैनल पे मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है कि अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं, तो अनिश्चित है। जब वो निश्चित हो जाएगा तब आप प्रश्न करें तो मुझे बात समझ में आती है, मैं उस समय जवाब दूंगा। लेकिन अभी तो आने का कोई जो अनिश्चित है वही तो हम बताते हैं, वही तो होने वाला, वही तो बता रहे हैं आपको। आप बताते, मैं नहीं बता सकता ना, जब तक कि कोई गाइडलाइन ठीक है, ठीक है, बाकी सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, अगले दिन की सरकार वहाँ योजनाएं तो केंद्र की तरफ भेज गई। आने वाले दिनों में बड़ी गति से देखिए, क्या मोदी जी की एक खासियत शायद सभी लोग जानते हैं और जानते भी होंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, कि जिसकी वो आधारशिला रखते हैं उसी का उद्घाटन भी करते हैं। तो उन आधारों पर देखा जाए, जितनी भी योजनाएं केंद्र से जो है प्रस्तावित है बिहार के लिए, वो पूर्ण होंगी और समय से पूर्ण होंगी। दूसरी बात देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। सरकार जब विपक्षी दल सरकार में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से खाने के लिए ही आते हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत काम करते हैं। हो सकता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार हो, जहां मोदी जी की रफ्तार काफी त्वरित है, तेज है, दिख रही है। और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आज कुशल नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमने एक मील का पत्थर मोदी जी ने स्थापित किया है कि किसी देश में जहां पे कि मृत्युदंड दिया गया हो, वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा के लाना। ये विपक्ष आज उस पर एकदम चुप है। जब ये घोषणा हुई थी कतर में कि उनको फांसी दे दी जाएगी, तो विपक्ष चूड़ियां तोड़ रहा था, सीना फोड़ रहा था। लेकिन आज किसी भी विपक्षी दल ने, किसी भी व्यक्ति ने उसको जो है कम से कम सरकार को धन्यवाद ही दे दिया होता, या उन वापस आए सैनिकों को शुभकामनाएं ही दे दी होती, चलिए सरकार को छोड़ दीजिए, तो भी बात चलती। तो विपक्ष जिस प्रकार से राजनीति करने की चेष्टा करता है, जिस प्रकार से राजनीतिक चेष्टा करने का प्रयास करता है, वो भारतीय जनमानस के समझ में आ चुकी है। अब भारतीय मतदाता अपने उन्हीं सारी चीजों के आधार पर अपना मत देता है, और विपक्षी दल जब पराजित होते हैं तो वो तरह तरह की बातों का सहारा लेते हैं। कभी ईवीएम हैक हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे प्रगति के पथ पे हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मापकों को देखें तो जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ हो रही है, उसका कोई सानी नहीं है। एक और एग्जांपल देके बताऊंगा कि यूरोपीय देशों ने डीजल को बैन कर दिया था रशिया से इंपोर्ट करने के लिए। आज वो हमें धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे रास्ते से विश्व के कई घरों के चूल्हे बुझे नहीं, क्योंकि ये तेल की कीमतें, ऊर्जा की कीमतें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पेट्रोल तो 100 रुपए पार हो गया प्रदीप जी, एक वर्ष जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक वर्ष से सर, अगर आप खाली यहीं देखेंगे, आप अगर थोड़ा बाहर की भी देखें तो वहां पे पेट्रोल 100 रुपए से नहीं 200 रुपए से भी ज्यादा बिक रहा है। तो हम
विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपनी नाव को सुरक्षित लेके आए हैं, इस पे सोचा जाना चाहिए। ठीक है। समझ रहे हैं? मैं सर एक विनती करूंगा कि अगर थोड़ा सा बाहर माइंड को थोड़ा ब्रॉडन करके देखा जाए तो आपको चीजें और क्लियर नजर आएंगी। नहीं, हमें जहां तो तक सारी चीजें विपक्ष की क्लियर है, बात लेकिन करें तो जनता के विपक्ष दिमाग में जो है वो तो हमारा काम है पूछना ना सर। निश्चित तौर पे आपका धर्म है वो पूछना। और देखिए क्या होता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, विधानसभा के चुनाव अलग और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। आने वाला समय आम चुनाव लोकसभा के चुनाव का है। आप देखेंगे जनता किस प्रकार से जनादेश ठीक है देती है। प्रदीप राज्यों जी, की ठीक है, राजनीति ठीक है। बिल्कुल अलग। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा बोले। आगे फिर चर्चा करेंगे अभी आपके साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।